हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। बेटा, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, वो है हमारा फोर्स। बेटा, आप सभी को पता है कि आपका फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। डेट आ चुकी है, तो अभी से बेटा प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। टाइम आपके पास सिर्फ 2 महीने का है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। रीज़न बिंग, अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि जो आपका ये पेपर लेंगे वो न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग लेंगे या ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग। तो बेटा, आपको दोनों ही बुक्स को प्रिपेयर करते हुए चलना है। जो हमारी पुराने वाली बुक्स हैं वो भी, और जो हमारी ओल्ड वाली बुक्स हैं वो भी, क्योंकि पेपर आपका कहीं से भी लग सकता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि बेटा जो बच्चे ऐसे हैं, वर्किंग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, जो एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो बेटा हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए बेटा आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। आपको नोट्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स बेटा दे दी जाएंगी। प्लस जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेटा, आज का टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होता है? आप सभी ने बेटा एक नॉर्मल वर्ड पढ़ा होगा, जब कोई किसी को धक्का दे देता है तो कहता है कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। तो क्या सिर्फ किसी को पुश करना ही फोर्स होता है? जी नहीं, किसी चीज को खींचना भी बेटा फोर्स होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश करते हैं या पुल करते हैं, किसी चीज को हम धकेलते हैं या उसे खींचते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है, कुछ फोर्स होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बॉल है, किसी ने उसे हिट करा। हिट करने के बाद जब वो बॉल बहुत तेजी से आ रही है तो हमने अपने हाथों से उस बॉल को रोक लिया, तो वो फोर्स हमें विजिबल है कि हमने अपने हाथों से रोक लिया उसकी स्पीड। वो एक बहुत तेजी से बॉल आ रही थी, हमने उसे कैच कर लिया तो हमने उसे रोक लिया। कैसे रोक लिया? फोर्स लगा के, अपने हाथों से फोर्स दे के हमने उस बॉल को रोक लिया। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो विजिबल नहीं होते, जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा, यदि हम जमीन पर एक बॉल को लुढ़का दें तो वो बॉल एक लंबी डिस्टेंस तक जाती है, फिर धीरे धीरे करके वो रुक जाती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब वो हम पे कोई फोर्स है ही नहीं, जब हमें कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रही, तो वो बॉल अपने आप कैसे रुक गई? तो इट मीन्स बेटा वहां पे भी कोई फोर्स है। तो वो फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स, जो क्या करती है बेटा, हमारी जो बॉल होती है उसको रोकने का काम वो करती है। तो फोर्स क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल करते हैं, या जैसे आपने क्या किया, आपने पेन उठाया तो पुल किया। ठीक है, आपने किसी गाड़ी को धक्का दिया, पुश किया। यानी कि हमारी सभी एक्टिविटी में या तो पुश होता है या पुल होता है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सभी देखिए, जब हम क्या करेंगे, जब हम पुश या पुल करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे कि आप एक तो अच्छा पहले देखिए हम एक्शंस क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज को उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ओ, गेट को खोलना यानी कि पुश करना, यहाँ पे भी हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। किसी चीज को शट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, यहाँ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। किक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो सभी टास्क में हम क्या कर रहे हैं बेटा? एक फोर्स का अप्लाई हम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि फोर्स की वजह से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए, फोर्स की वजह से क्या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका रेस्ट में है, स्थिर पोजीशन में है, यदि आप उसे हिट करेंगे तो क्या हो सकता है बेटा? वो ऑब्जेक्ट आपका चलने लग जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, एक टेबल है हमारा, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, या मैं मान लेती हूँ एक बुक रखी हुई है। ठीक है, तो बेटा जैसे ही आप इस बुक को धक्का देंगे तो ये बुक
अपनी जगह से हिल जाएगी। तो इसने क्या करा, हमने यहाँ पे इस बुक पे एक फोर्स लगाया जिसने क्या करा बेटा, इस बुक को मोशन में ला दिया। तो क्या हुआ, फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करने लग गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है इफ इट इज मूविंग। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बेटा, एक गेम होता है कौन सा, फुटबॉल। तो फुटबॉल में क्या होता है बेटा, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जब बॉल देता है तो उसकी जो स्पीड है बॉल की वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये प्लेयर आपका बॉल लेके जा रहा है, पैरों से मार रहा है, फिर दूसरे प्लेयर के पास गया, स्पीड उसने चेंज कर दिया, वो धीरे 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 आगे लेके बढ़ रहा है, फिर उसने किक कर दिया, फिर स्पीड चेंज हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बोल फोर्स लगा के जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बेटा देखने को मिलता है, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं या फिर हम एरोप्लेन चलाते हैं। तो क्या होता है, पहले हम थोड़ा फोर्स लगाते हैं जिससे आपका एरोप्लेन या गाड़ी धीरे धीरे पिक लेना स्टार्ट करती है। फिर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा एक्सेलरेशन देते हैं, तो उससे उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है। राइट, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स की वजह से जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज की जा सकती है। फिर उसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम क्या कर सकते हैं बेटा, कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एक बॉलर था, उसने बॉल को फेंका, अब बॉल फेंका बॉलर, अब बॉल आ रही है क्रिकेटर के पास, बैटर के पास। अब बैटर ने क्या करा, उसे पे किक मार के उसकी जो बॉल की डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी। तो यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज बेटा क्या है कि फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है, आकार होता है, उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये स्प्रिंग है, इसने फोर्स लगाया, स्प्रिंग को छोटा कर दिया, यहाँ पे फोर्स लगाया तो कैन को क्रश ही कर दिया। ये बेटा क्ले है, इसने क्ले से क्या करा, शेप चेंज कर दी। और यहाँ पे इसने क्या करा है, आपका जो स्पंज है उसको ही चेंज कर दिया, इसकी शेप चेंज कर दी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फोर्स की वजह से ही हमारी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, अगर कोई रेस्ट में है तो वो मूवमेंट में आ सकती है, अगर कोई चल रहा है तो वो रेस्ट में आ सकती है, या फिर स्पीड चेंज हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सारी ही चीज़ें एक चीज़ के अंदर हो रही हों। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। अभी कहते हैं, हमने ये तो पढ़ा कि फोर्सेस होती क्या हैं, हमने ये भी जाना कि फोर्सेस क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। तो आज हम बेटा इसी चीज़ को समझेंगे पहले। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक कार है, एक यहाँ पे आदमी है, कार भी खड़ी है, आदमी भी खड़ा है। तो क्या ये कार चलेगी जब तक ये आदमी इसे पुश ना करे या पुल ना करे, बिल्कुल नहीं चलेगी। अब क्या हुआ, अब इस आदमी ने एक फोर्स लगाया इस कार के ऊपर, तो क्या ये गाड़ी चलने लगेगी, हाँ बिल्कुल चल सकती है, क्योंकि ये आदमी क्या कर रहा है बेटा, इसे पुश कर रहा है। और पुश क्या होता है, फोर्स लगाना, फोर्स लगाने पे क्या हो सकता है, गाड़ी मूव कर सकती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी क्या होगा बेटा, फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दो लड़कियां हैं बेटा जो एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, तो यहाँ पे पुश तो लग रहा है। अब जिसका पुश ज़्यादा होगा वो लड़की गिर सकती है, अगर दोनों का इक्वल होगा तो दोनों खड़ी रहेंगी। तो पुश तो लग रहा है, अब पुश लग रहा है तो इसका मतलब आपस में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि उन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे दो गर्ल्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं, यानी कि यहाँ पे भी दो जनों के बीच में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन
इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, दो जनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो इन्हीं सभी एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में बेटा इंटरेक्शन होना ज़रूरी है फॉर अ फोर्स कम इनटू प्ले। तो बेटा इन एग्जाम्पल्स से हमें क्या पता चल रहा है, इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन का होना ज़रूरी है फॉर द फोर्स टू कम इनटू प्ले, जिससे कि उनके बीच में क्या लग सके, फोर्स लग सके। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। चलिए अब हम बेटा थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में और जानेंगे। देखिए बेटा एक बात याद रखिएगा, जो फोर्स होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। किसका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बेटा जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, और स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। अब इसको देखिए, थोड़ा सा समझने के लिए हमें इस गेम को समझना होगा। ये कौन सा गेम है बेटा, दिस इज अ टग ऑफ वार। ठीक है, ये कौन सा गेम है, दिस इज टग ऑफ वार। तो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि दो टीम्स होती हैं, टीम 1 एंड टीम 2। तो दोनों क्या करती हैं, अपनी अपनी तरफ बेटा रस्सी खींचने की कोशिश करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों टीम में से जीतेगा कौन। तो सीधी सी बात है बेटा, जिस टीम के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, जो सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा वही जीतेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि फोर्स के अंदर क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा फोर्स होगा, वही टीम इसकी जीतेगी। अब क्या है दूसरी चीज, कंसेप्ट डायरेक्शन। अब आप देखिए कि ये टीम इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, ये टीम इधर की तरफ फोर्स लगा रही है। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो ये भी आपकी 12 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो सीधी सी बात है बेटा, नेट फोर्स कितना हुआ यहाँ पे, अपोजिट होने की वजह से 2 न्यूटन का डिफरेंस होने की वजह से ये टीम आपकी जीत जाएगी। ठीक, और अगर ये भी 10 लगा रही होगी तो ये बीच में रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। अगर हमारा डायरेक्शन अपोजिट होती है तो जो नेट फोर्स आता है वो कैसे आता है, मान लीजिए ये 10 न्यूटन से ये आपका 14 न्यूटन है, तो नेट फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से 4 न्यूटन। लेकिन मान लीजिए कोई बॉक्स है इस तरीके से, यहाँ पे कोई बॉक्स है। अब 5 के 5 जने क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। इसने भी 2 न्यूटन का लगाया फोर्स, इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी। अगर 5 जनों ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया इस बॉक्स को हिलाने के लिए, तो बेटा टोटल कितना फोर्स हो गया, 2 + 2 + 2 + 2, दैट इज 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का बेटा यहाँ पे आपका फोर्स हो गया। तो इसी बात को ये यहाँ पे बोलते हैं कि क्या होता है कि टग ऑफ वार गेम में जब दो टीम इक्वली पुल हार्ड करती हैं तो रोप आपकी मूव नहीं करेगी किसी भी डायरेक्शन में, सो दैट अ फोर्स कैन कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर। द स्ट्रेंथ जो होती है फोर्स की वो किसने यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है, मैग्नीट्यूड में, और हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है डायरेक्शन जिसमें फोर्स एक्ट करती है। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है अप्लाइड फोर्स का बदलता है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बदलते हैं। ठीक है, इन जनरली एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स मेरा एक टेबल पे रखा है। किस पे रखा है, एक टेबल पे ये बॉक्स आपका रखा है। तो इस पे सीधी सी बात है बेटा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी जो इसे नीचे की तरफ खींच रही होगी, एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी जो ऊपर की तरफ लेके जा रही होगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी जो इसे आपका क्या है बेटा, रोकने की कोशिश कर रही होगी। तो ये कहते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे आपका एक से ज़्यादा फोर्स लग सकते हैं। हालांकि जो इफ़ेक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे किसकी वजह से होता है, जो उसके ऊपर नेट फोर्स काम करता है उसकी वजह से होता है।
फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अगर आपका बेटा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स ऐड हो जाता है, जैसे कि 2 न्यूटन तो 4 न्यूटन, या मैं इसे मान लेती हूँ 3 न्यूटन तो 5 न्यूटन। और अगर बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, एक में 2 न्यूटन एक में 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो गया 1 न्यूटन। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। राइट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे बेटा इसी चीज के बारे में बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं, आपका फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन का जो स्टेट है उसे चेंज कर सकते हैं। हम उसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं, जो स्पीड है उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, स्टेट ऑफ मोशन जो होता है बेटा, हम उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन से। किससे? स्पीड से और डायरेक्शन ऑफ मोशन से। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, 0 है। स्पीड कितनी है, 0। अब क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, बट बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, कॉमन एक्सपीरियंस की बात करें, कई बार ऐसा होता है बेटा कि हम फोर्स लगाते हैं उसके बाद भी क्या होता है, जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर हम दीवार पे धक्का देंगे तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं ना, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, पुश तो कर रहे हैं ना, लेकिन वो मूव नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वहाँ फोर्स नहीं काम करा। बेटा फोर्स तो लगाया, बट वो उतना फोर्स नहीं था कि वो उसे मूव कर सके। ठीक है, जैसे कि एक हैवी बॉक्स होता है, वो नहीं मूव करता अगर आप मैक्सिमम फोर्स भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व, जब आप पुल बॉल जो होती है उसे आप क्या कर सकते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, ये बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या है, आपका शेप जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज की गई है। जैसे कि आटा को नीड करना, साइकिल पे बैठेंगे तो प्रेस हो जाता है सीट। ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हैं, आप कोई रबर बैंड को खींचते हैं उससे भी शेप चेंज हो जाती है। प्लास्टिक मेटल स्केल्स अगर आप उस पर कुछ रखते हैं तो टूट जाता है, वो भी स्केल आपका क्या होता है बेटा, आपका चेंज हो जाती है शेप। जो बैलून, इन्फ्लेटेड बैलून्स होते हैं, यदि आप उसको पिन कर देते हैं तो वो फूट जाता है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। सो व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन सम टाइप ऑफ चेंजेस, बट नॉट नेसेसरली कि चेंजेस आएंगे ही आएंगे। जैसे कि हमने बोला कि बॉल को या हैवी बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट इट डजंट मीन दैट वहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। सो ये पूछते हैं, आर द फोर्सेस इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, तो बेटा डेफिनेटली इसका आंसर क्या है, यस। क्योंकि जब तक आप क्या करोगे बेटा, जब तक इंट्रैक्शन नहीं करोगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब तक उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगा होगा। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। हमारे बेटा दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है, एक होते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस और एक होते हैं non-contact forces. So what is the difference between a contact forces and a non-contact forces? Contact forces बेटा वो forces होते हैं जहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं बाय द यूज ऑफ अवर हैंड, या अपनी बॉडी का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी फिजिकल कांटेक्ट आके हम किसी भी चीज के ऊपर पुश पुल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं। हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं बाय यूजिंग अवर बॉडी एनी पार्ट, एंड हम इनडायरेक्टली भी लगा सकते हैं विद द यूज ऑफ हैंड, यूजिंग अ स्टिक और रॉप। सो ये अगर हम स्टिक और रॉप का भी यूज कर रहे हैं तो बेटा वो भी हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर ही आते हैं। इस तरह के फोर्सेस जिसके अंदर हम फिजिकल कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें बेटा सबसे पहले हमारा जो फोर्स आता है वो आता है मस्क्यूलर फोर्स। क्या आता है, मस्क्यूलर फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा फोर्स जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपने मसल्स का यूज कर रहे हैं फोर्स लगाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए
ये एक मैन है जो क्या कर रहा है, रन कर रहा है, जो भाग रहा है। तो भागने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो फोर्स कहाँ से लगा रहा है, वो बाय यूजिंग हिज लेग एंड हैंड्स, वो फोर्स लगा रहा है। तो हैंड्स और लेग्स में क्या है, मसल्स है। हैंड्स और लेग्स में क्या है, मसल्स है। सो बेसिकली इफ ही वांट्स टू मूव एंड इफ ही वांट्स टू रन, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने पैरों के या फिर अपने जो हैंड्स के मसल्स हैं उनका यूज करना पड़ेगा। सो रनिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मस्क्यूलर फोर्स। या फिर नेक्स्ट आता है बेटा लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट को उठाना। तो इसने बेटा क्या करा है, इसके साथ कांटेक्ट में आया है, पूरी बॉडी इसने अपनी यूज करी है टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे इसने अपने बॉडी की जो मसल्स हैं उनका यूज करा है, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, मस्क्यूलर फोर्स का। यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है बेटा, इस ट्रॉली को पुश कर रहा है यूजिंग हिज हैंड्स। तो हैंड्स का यूज करके वो पुश कर रहा है, यानी कि हैंड्स के मसल्स को यूज कर रहा है। इट सिंपली मीन्स दैट वो कौन सी फोर्स का यूज कर रहा है, ही इज यूजिंग अ मस्क्यूलर फोर्स। यहाँ पे एक बच्चा ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, थ्रो कर रहा है तो किसका यूज कर रहा है बेटा, हैंड्स का यूज कर रहा है। सो यूजिंग अ हैंड टू थ्रो द ऑब्जेक्ट shows that he is using his muscles of the hand. So this is also an example of muscular force. दिस इज अ डायरेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हम अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी मसल्स का यूज़ करके किसी और से भी, यानी कि बेसिकली एनिमल से भी काम कराते हैं। जैसे कि ये आदमी काऊ की हेल्प से क्या कर रहा है, इस लोड को कैरी करवा रहा है। तो बेटा ये भी एग्जाम्पल हमारा किसके अंदर आता है, मस्क्यूलर फोर्स के अंदर आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, हम अपनी बॉडी के माध्यम से जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारे मसल्स का यूज़ हो रहा है। और जिन चीज़ों में हम अपने मसल्स का यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सभी एग्जाम्पल्स हमारे किसके अंदर आते हैं, मस्क्यूलर फोर्स के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। अब हम समझते हैं थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए फ्रिक्शन क्या है, अगर मैं सीधी और सरल भाषा में बात करूं बेटा, तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि ये क्या बेटा, एक बंदा साइकिल चला रहा है, एक भाई साहब यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जब ये साइकिल चला रहे हैं तो ये आगे बढ़ने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये आगे बढ़ने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इनका मोशन भी इधर की तरफ है। अब फ्रिक्शन कहाँ है बेटा, ये जो जमीन है ना, ये जो जमीन है, ये क्या कर रही है बेटा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है जो कि बिल्कुल फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये जो आपकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, आपका फ्रिक्शन लगता है। अब आप कहेंगे कि ये तो चला ही रहे हैं, फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है बेटा, तो फ्रिक्शन कब काम करेगा, अभी क्या है, जो ये अंकल जी फोर्स दे रहे हैं ना, ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है, तो इसलिए वो साइकिल चला पा रहे हैं। जब ये पैडलिंग करना बंद कर देंगे, जब ये साइकिल चलाना बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद ये साइकिल अपने आप ही धीरे धीरे करके स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी स्लो, क्यों चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब क्या कर रहा होगा बेटा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, वो साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, यही होता है जो साइकिल को रोकता है जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता ना जमीन में, तो आपकी साइकिल ना चलती चली जाती, चलती चली जाती, दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो आपकी साइकिल को रोक देती। राइट, तो दिस इज लाइक दैट कि आपका क्या है, कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कि जब हम पुश करते हैं उसके जो अपोजिट में लगता है वो क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और बेटा याद रखिएगा, इस फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पा रहे हैं, गाड़ी चला पाते हैं, लिख पाते हैं, ब्रेक लगा पाते हैं, अपने हैंड्स जो रब कर पा रहे हैं ना बेटा, वो भी फ्रिक्शन की वजह से कर पा रहे हैं। हम हील पे चढ़ना फ्रिक्शन, माचिस की तिल्ली का जलना फ्रिक्शन, ठीक है, रगड़ खाती है ना जब हम उसमें क्या बोलते हैं, मैच बॉक्स से तिल्ली जलाते हैं, तो वो फ्रिक्शन होता है वहाँ पे भी। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं वहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है, स्काइंग करेंगे ओपन अ जार। अब सोचिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या आप किसी जार को या किसी भी वेसल को होल्ड कर पाते, वो तो फिसल जाता। तो बेटा वो फ्रिक्शन नहीं होता है जो हमारे को किसी भी वेसल को या किसी भी जार को होल्ड करने में हेल्प करता है। सो आपको समझ में आया फ्रिक्शन क्या है,
कि जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, अगर हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन हमारा बेटा क्या लगेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो क्या करेगा, चीज़ों को होल्ड करने में मदद करेगा या फिर स्टॉप करने में मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा फ्रिक्शन। अभी आपको इस लेवल पे इतना ही जानना ज़रूरी है कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो आपकी चीज़ों को रोकने में मदद करता है, या हम कह सकते हैं कि पूरी चीज़ों को कंट्रोल देने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। जब चीज़ें रुक स्टॉप हो जाती हैं तो अपने आप ही चीज़ें क्या होती है, रुकती चली जाती हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनमें हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो ऐसे, और फिर भी उनके बीच में बेटा फोर्स लग रहा है, तो वो कैसे फोर्सेस होते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इसका हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? ऑब्जेक्ट एंड सरफेस के बीच में लगता है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के फोर्स से तो वो चीज़ मूव नहीं करेगी, और अगर ऑब्जेक्ट का मूव ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है सरफेस के फ्रिक्शन से, तो वो मूव करेगी। यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की। वैसे तो आप सभी जानते हैं इन फोर्सेस के बारे में, लेकिन आज हम थोड़ा थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है बेटा, पेयर लीजिए बार मैग्नेट का, जो लॉन्गर साइड होती है एक मैग्नेट की, ओवर देयर 3 राउंड शेप पेंसिल और वुडन रोलर। ठीक है। अब आप देखो इन्होंने क्या करा हुआ है बेटा, 3 पेंसिल्स के ऊपर एक बार मैग्नेट को रखा हुआ है। अब ये क्या करके आए, दूसरा मैग्नेट इन्होंने लिया, ठीक है, और जो एंड होता है, कॉर्नर होता है, वहाँ पे इसको लेके गए। ये कि जो दो मैग्नेट जो होते हैं एक दूसरे को टच नहीं करते, तो क्या होगा, bring the other end of the magnet near the same end and the magnet placed on the roller। देखिए कहने का सिंपल सा मतलब बेटा क्या है, इन्होंने क्या करा, 3 पेंसिल ली, इस पे रख दिया बार मैग्नेट। अब आप क्या करोगे बेटा, एक बार मैग्नेट दूसरा लेके आओगे इसके पास। अगर ये बेटा क्या होंगे, सेम पोल्स होंगे, मान लो साउथ पोल साउथ पोल, तो आप जब इसको पास लेके जाओगे ना, तो ये जो पेंसिल्स हैं बेटा ये मूव करने लगेंगी, ये चलने लगेंगी। क्यों चलने लगेंगी? क्योंकि ये जो मैग्नेट होते हैं, आपको पता है कि जो सेम पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो अगर सेम पोल्स नहीं होते, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सेम पोल हुआ तो पेंसिल्स पीछे की तरफ जाएंगी, और अगर आपका अनलाइक पोल्स हुए तो ये क्या करेगी, आगे की तरफ आएगी, इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए इसने इसको टच करे बगैर ही इसको मूव कर दिया, तो इस तरह का जो फोर्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा बोलते हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्टैटिक फोर्स है, यानी कि कुछ देर के लिए ये फोर्स हमारे पास आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिन्यूस फोर्स होता है, कुछ टाइम के लिए आता है। तो आता कहाँ से है, जब हम बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर क्या आते हैं, चार्जेस आ जाते हैं। क्या आते हैं, चार्जेस आ जाते हैं। तो इसलिए मान लीजिए आपकी, अब मान लो ये हमने 2 स्ट्रॉज लिए, ठीक है, आपने इन दोनों स्ट्रॉज को एक ही ऑब्जेक्ट से क्या करा बेटा, रब कर दिया। मान लो आपने किसी रबर किसी क्लॉथ से रब कर दिया, लेट्स अज्यूम कि आपने किसी क्लॉथ से रब कर दिया, तो अब क्या होगा बेटा, दोनों स्ट्रोज में क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। सेम कपड़े से करोगे तो मान लीजिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब क्या करोगे, जब इसको बेटा इससे लटका रखा है ना यहाँ पे, अगर दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो स्ट्रोक है ना ये पीछे भागेगा इससे। और अगर आपने दोनों को बेटा अलग अलग चीज़ों से रब किया तो दोनों पे अलग अलग चार्ज आ जाएगा।
तो ये स्ट्रॉ इसकी तरफ क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये भी मैग्नेटिक फोर्स की तरह ही काम करता है। अगर हमारे चार्जेस सेम है, लेट्स से पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये रिपेल करते हैं, और अगर हमारे चार्जेस अलग अलग है तो ये क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। और ये चार्जेस हमें क्या कहाँ से आते हैं, ये चार्जेस हमें आते हैं जब हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू 2 इक्वल पीसेस में काट दीजिए, फिर एक पीस को जो है टेबल से लटका दीजिए थ्रेड की मदद से। अब आप दूसरा पीस जो है स्ट्रॉ का आपके जो हाथ में है, उसके जो फ्री एंड है वो किसी शीट ऑफ पेपर, देखिए यहाँ पे जो किससे रब कर रहे हैं, ये शीट ऑफ पेपर, पेपर से रब कर रहे हैं। अब जो रब्ड एंड है स्ट्रॉ का, उसे आप क्या सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास लेके जाइए, और जो दो पीस हैं वो एक दूसरे को टच ना करें। जो फ्री एंड है सस्पेंडेड पीस का, यानी कि ये वाला, उसे स्ट्रॉ करें विद द शीट ऑफ पेपर, ठीक है। एंड ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ वॉज रब्ड अर्लियर विद द पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ सस्पेंडेड स्ट्रॉ। जो स्ट्रॉ है बेटा उनके अंदर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं जब वो शीट ऑफ पेपर से रब किया। ऐसे जो स्ट्रॉ होते हैं वो चार्ज बॉडी कहलाती है। जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी पे या अनचार्ज बॉडी पे, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कब आता है, जब बॉडीज हमारी कांटेक्ट में नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अनदर एग्जांपल है हमारा किसका, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बेसिकली बेटा इन्होंने वही चीज़ कही है जो मैंने बोली है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, दोनों आपकी स्ट्रॉज हैं, इनको शीट ऑफ पेपर से रब करा है। रब करने के बाद दोनों के अंदर चार्जेस आ गए। चार्जेस आने के बाद हमने इनको बोला चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। जब इन्हें एक दूसरे के पास लेके गए, अगर सेम चार्जेस होंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे, अगर अलग चार्जेस होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगी। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। सो नाउ दिस इज द लास्ट वन बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सभी को पता है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ वो चीज़ आती है। तो ऐसा क्यों होता है, आप सभी को पता है ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है बेटा, अर्थ में क्या चीज़ प्रेजेंट है, ग्रेविटेशन प्रेजेंट है। अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन की वजह से ही क्या होता है बेटा, सारी जो चीज़ होती है वो नीचे की तरफ गिरती हैं। हम जानते हैं कोई कॉइन या पेन जो होता है वो ग्राउंड में गिरता है जब भी वो स्लिप होता है आपके हैंड से। लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब नीचे ग्राउंड में गिरती हैं जब वो प्लांट से डिटैच हो जाती हैं। जब कॉइन बेटा आपके हाथ से गिरता है, इज इट्स एट रेस्ट, जैसे ही वो रिलीज होता है तो वो नीचे की तरफ जाने लगता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्टेट ऑफ मोशन है उसके अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ। कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो अर्थ की तरफ खींचती है, क्यों, क्योंकि बेटा अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या हम कह सकते हैं ग्रेविटी। एंड दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा। जो हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा और जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, ये दोनों बेटा अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एंड रिपल्सिव भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारा सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है बेटा, इवन द ह्यूमंस। हम जो ह्यूमंस है ना, हमारे ऊपर बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है सभी पर, टाइम विदाउट हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। वाटर बींग्स टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन। अब आपने सोचा है कि जब हम टैप खोलते हैं तो पानी हमेशा नीचे की तरफ ही गिरता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरता। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, हर चीज़ को नीचे की तरफ लेके आती है। वाटर इन द रिवर्स डाउनवर्ड की तरफ जाता है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। ग्रेविटी बेटा सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिवर्स में,
चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोलते हैं। तो बेटा ये इतनी चीज़ें तो जो थी ना वो आपके पुराने वाली बुक्स में दे रखी थी। अब बेटा एक छोटी सी चीज़ जो है आपकी नई वाली बुक में ऐड की गई है, वेट और मेजरमेंट को लेकर इन्होंने ये बोला है कि जो फोर्स द फोर्स with which the earth pulls an object toward itself is called the weight of the object। ठीक है, ये लाइन बेटा यहाँ पे नई बुक में ऐड करी गई है, द फोर्स with which the earth pulls an object towards itself is called the weight of object। कहने का क्या मतलब है बेटा, कहने का मतलब समझिएगा। अच्छा, इसका जो बेटा एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। फोर्स की जो यूनिट होती है याद रखिएगा, न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, फोर्स की कोई भी फोर्स हो, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूटन, कैपिटल एन। अब इसे समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं बेटा दो वर्ड होते हैं, एक होता है वेट, ठीक है, एक होता है मास। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, मास क्या होता है, हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर का ओवरऑल कंटेंट, हमारी बॉडी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ओवरऑल कंटेंट होता है उसे हम बोलते हैं मास। ठीक है, तो वेट क्या है बेटे, वेट ये है कि हमारी बॉडी को किस फोर्स के साथ खींचा जा रहा है, कितने फोर्स के साथ पुल किया जा रहा है, वो हमारा वेट होता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है, हम ह्यूमन्स यहाँ पे स्टे करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा वेट होता है, राइट, जब हम मून पे जाते हैं तो मून पे जाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग वहाँ पे फ्लोट करने लगते हैं, वहाँ तैरने लगते हैं। रीज़न क्या है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी है। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा अगर आपका यहाँ पे वजन 100 किलो है तो वहाँ पे जाके बेटा 50-60 के करीब रह जाता होगा। अब यहाँ पे 100 किलो वजन है, यहाँ 50-60 रह जाता होगा। मून पे, अर्थ पे कितना है 100, मून पे कितना है 50। तो अब भाई आपके ऊपर मून पे जाने के बाद यह कोई ना कि आपकी बॉडी के अंदर से कोई चीज़ निकल गई जो आप फ्लोट कर रहे हो, नो बेटा, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी है, जिसकी वजह से क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है तो वहाँ पे वेट आपका कम आ रहा है। ठीक है, अभी अगर आप जुपिटर पे चले जाओ, ठीक है, कहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जो अर्थ होता है ना बेटा, अर्थ का 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो यानी कि अगर आपका बेटा यहाँ पे वेट 100 है ना, और अगर आप जुपिटर पे चले गए तो वहाँ पे वेट आपका बेटा 250 किलो हो जाएगा। तो वेट क्या है, वेट ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उसे खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, उसे हम वेट कहते हैं। और हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो किस ऑब्जेक्ट से बनी है, कहाँ मतलब कितना हमारी बॉडी के अंदर कंटेंट वगैरह है, वो सब क्या होता है, वो बेसिकली इट्स अ मास होता है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। हम लोगों के यहाँ पे बेटा क्योंकि वेट और मास ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए इसे इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ नॉट द सेम थिंग। वेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मास। ठीक है, सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे